हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स का चैप्टर 1 जो कि है फोर्स अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट, उसका वन शॉट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जो वन शॉट है, अगर आपका एग्जाम्स पास में है या फिर आपने एक बार पढ़ लिया या फिर रिवाइज करना चाहते हो या फिर आपने बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है इस चैप्टर को, तो आप इजीली इस वन शॉट से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक से और डिटेल में पढ़ाया है। और क्योंकि वन शॉट है तो ऑब्वियसली स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा इसमें। ठीक है, लेकिन आप हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हो इस वन शॉट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टॉपिक बता देता हूँ, आज का गोल क्या है। वैसे तो पूरा चैप्टर करने वाले हैं, लेकिन देख लेते हैं सीक्वेंस। ठीक है, तो पहले हम करने वाले हैं फोर्स और उसके यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किलोग्राम फोर्स हो गया, किलोग्राम फोर्स हो गया, ग्राम फोर्स हो गया। ठीक है, ये यूनिट्स देखने वाले हैं फोर्स के। ठीक है, और उसके बाद ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन देखने वाले हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन में हम देखने वाले हैं सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में डिफरेंस। ठीक है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, उसके बाद टॉर्क या फिर इसे मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, ये देखने वाले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम, इसे देखने वाले हैं। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ओके, तो इस प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में हमारे पास आता है अपना यूनिफॉर्म, सेकेंड, ओके, यूनिफॉर्म मीटर रूल वाले प्रॉब्लम्स, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेंटर ऑफ ग्रेविटी और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है फोर्स एंड इट्स यूनिट्स। तो फोर्स के बारे में आपने क्लास 9th में देखा होगा, पढ़ा होगा। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ओरिजिनल फॉर्मूला क्या था फोर्स का? फोर्स का ओरिजिनल फॉर्मूला था चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और अगर मास अपना कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, तभी हम लिख सकते थे फोर्स इक्वल्स टू मास मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन था। ओके सर, ओके, हो गया, ये हमें पता था। तो फोर्स बेसिकली करता क्या है? फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट कराता है, यानी कि एक्सेलरेट कराते हैं, यानी कि वेलोसिटी को चेंज कराते हैं फोर्स। ठीक है, ओके सर, फोर्स के यूनिट्स देख लेते हैं। फोर्स के यूनिट्स क्या क्या है? ठीक है, यूनिट्स, ओके, तो पहला जो यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है, आपको पता होगा, और ये न्यूटन जो है ये एसआई यूनिट है। ठीक है, एसआई यूनिट है फोर्स का। ओके, सेकंड यूनिट क्या है? सेकंड यूनिट है डाइन। ठीक है, DYNE। ठीक है, ये जो है ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस यूनिट। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट है फोर्स का। थर्ड जो है, ओके, पहले 1 न्यूटन जो है ये 10⁵ डाइन है। ठीक है, याद रखना है आपको ये। ठीक है, ओके सर, जो थर्ड यूनिट है वो है किलोग्राम फोर्स, और फोर्थ है ग्राम फोर्स। ठीक है, तो इसमें जनरली बच्चों को डाउट रहता है। ओके सर, तो किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या है? एक 1 किलोग्राम फोर्स जो है वो कितना न्यूटन है, इसे हम बेसिकली देखने वाले हैं। ठीक है, और 1 ग्राम फोर्स है वो कितना न्यूटन है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम फोर्स का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है दैट अगर मेरे पास एक 1 kg का, ठीक है, अगर मेरे पास एक 1 kg का मास है, ठीक है, इस मास पे कितना वेट लग रहा है, कितना फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, कितना लग रहा है? 1 × जी क्या है यहाँ पर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इतना न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो 1 kg जो है वो जी न्यूटन होता है। ठीक है, और वैसे ही ग्राम फोर्स, यानी कि 1 ग्राम के ऊपर कितना वेट लग रहा है, या फिर कितना फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से कितना वेट लग रहा है, वो कितना होगा? 10⁻³ इंटू जी, इतना न्यूटन। 10⁻³ क्यों किया? क्योंकि मैंने यहाँ पर ग्राम को कन्वर्ट किया है केजी में। ठीक है, न्यूटन में निकालने के लिए हमें केजी में चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो कितना आएगा ये? 10⁻³ टाइम्स जी। ओके सर, तो इधर से आप देख सकते हो दैट 1 kgf जो है वो 1 kgf जो है वो है 1000 ग्राम फोर्स। ठीक है, 1 kgf जो है वो है 1000 ग्राम फोर्स। ठीक है, इधर से आप क्लियरली देख सकते हो, इस रिलेशन को हमें याद रखना है। ठीक है, और 1 kgf कितना न्यूटन है, 1 ग्राम फोर्स कितना न्यूटन है, उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। ओके, तो अब तक जो हम फिजिक्स पढ़ रहे थे वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे थे। ठीक है, जो हमने फोर्स पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है, हम सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर रहे थे। लेकिन अभी जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो चैप्टर है अपना रोटेशन, तो इस रोटेशन वाले चैप्टर में हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं जो है रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो रियल ऑब्जेक्ट को हमने दो तरह से क्लासीफाई किया है। ठीक है, दो तरह से क्लासीफाई किया है। वो एक तो है रिजिड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, रिजिड बॉडीज, ठीक है,
दूसरा है नॉन रिजिड बॉडीज, ठीक है। ओके, रिजिड बॉडी यानी कि जैसे कि एक मेटल का बॉल है, ठीक है, और जिसे ओके कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड तो नहीं होता, ठीक है, फोर्स लगने पर हर एक बॉडी डिफॉर्म होता है थोड़ा सा, लेकिन एक मेटल के बॉल को हम नियरली बोल सकते हैं कि बहुत ही रिजिड है, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है नॉन रिजिड बॉडीज, जैसे कि एक वॉलीबॉल है, ठीक है। ओके, तो होता क्या है, जैसे कि हमने मान लेते हैं दोनों में फोर्स एफ लगाया, ठीक है, तो ये जो रिजिड बॉडी है ये डिस्प्लेस भी होगा अपने पोजीशन से, यानी मोशन में आएगा। मान लेते हैं पहले दोनों रेस्ट पे थे, ठीक है, तो ये मोशन में भी आएगा और इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ये सिर्फ मोशन में आएगा, ठीक है। तो लेकिन ये जो नॉन रिजिड बॉडी है ये मोशन में तो आएगा, लेकिन ये जो नॉन रिजिड बॉडी है ये डिफॉर्म भी होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये डिफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो इसका फिजिक्स जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसे नॉन रिजिड बॉडीज को हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रिजिड बॉडीज को ही देखने वाले हैं आगे, ठीक है, जो कि सिर्फ मोशन में आता है फोर्स लगाने के बाद, ठीक है। ओके ओके, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ओके, टाइप्स ऑफ मोशन में 3 तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि एक है ट्रांसलेटरी, ठीक है। वैसे तो कई तरह के हैं, लेकिन ब्रॉडली हमें अपने टॉपिक के हिसाब से 3 तरह के मोशन देखने हैं। एक है ट्रांसलेटरी, एक है रोटेशनल, तीसरा है CRTM, जिसे हम प्यार से CRTM बोलाते हैं। वो क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, जैसे कि ये जो बॉडी है ये फ्री टू मूव है, ठीक है, फ्री टू मूव, ठीक है। हमने इसे कहीं पर बांध के नहीं रखा है, ठीक है, फ्री टू मूव है, ओके। और यहाँ पर हम इसे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो ये जो है आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन बुलाते हैं, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है दैट हर एक पॉइंट जो है इस बॉडी में वो सेम वेलोसिटी और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है। सेम वेलोसिटी में मूव करते हैं और सेम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं। हर एक पॉइंट ट्रांसलेटरी मोशन में सेम डिस्टेंस और सेम वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है। ओके सर, अब रोटेशनल मोशन में क्या होता है। रोटेशनल मोशन जो अपना टॉपिक है, ठीक है, जो अपना मेन टॉपिक है, उसमें पहले तो हमें ये देखना होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी एक ऐसा इमेजिनरी लाइन जिसके अबाउट जो बॉडी है वो रोटेट करता है, ठीक है, और उस बॉडी के हर एक पॉइंट जो है उसके अबाउट सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हम समझते हैं। ओके, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जिसके अबाउट जो बॉडी है वो रोटेट करता है, ठीक है, जिसके अबाउट जो बॉडी है वो रोटेट करता है, और जो रोटेटिंग बॉडी है उसके हर एक पार्टिकल जो है, उसका हर एक पॉइंट जो है, ठीक है, वो सर्कुलर मोशन करता है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, कि सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट दोज पार्टिकल्स जो कि उस एक्सिस पे लाई करते हैं, उसके अलावा जो सारे पार्टिकल्स है वो सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है, अबाउट दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो जैसे कि एक पंखा है, ठीक है, वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वो जो पंखा है वो उसका एक्सिस कैसा होगा, उसका एक्सिस जो है वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट जो पंखा है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर मैं एक पॉइंट को कंसिडर करता हूँ इस पंखे में, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट को मैं कंसिडर करता हूँ, इस पॉइंट को मान लेते हैं, तो ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, आप इमेजिन भी कर सकते हो इसे, ठीक है। वैसे ये जो पॉइंट है ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, हर एक पॉइंट जो है ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट भी सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट जो कि एक्सिस पे है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है। ओके सर, अब तो ट्रांसलेटरी और रोटेशनल में डिफरेंस क्या है, तो बेसिक डिफरेंस ये है दैट जितना हम रेडियली आउटवर्ड जाते हैं तो उस पॉइंट का वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, जितना हम रेडियली आउटवर्ड जाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं मैंने इस पॉइंट को कंसिडर किया और इस पॉइंट को कंसिडर किया, मैंने इसको V1 वेलोसिटी दिया, इसको V2 दिया, ठीक है। जो V1 है वो रेडियली थोड़ा सा ज़्यादा बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है, तो V1 जो है वो ज़्यादा होगा V2 से, ठीक है, V1 जो है वो ज़्यादा होगा V2 से। वैसे ही अगर जो ये वाला पॉइंट है जो कि पास में एकदम एक्सिस के, तो उसका वेलोसिटी जो है वो कम होगा, ठीक है। और वैसे आप देख सकते हो ये जो पार्टिकल है ये ज़्यादा बड़ा सर्कल कवर कर रहा है और ये जो पार्टिकल है ये छोटा सर्कल कवर कर रहा है, ठीक है। तो जो जिसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है वो ज़्यादा बड़ा सर्कल कवर करता है, ठीक है, उसका डिस्टेंस ट्रैवल भी ज़्यादा होता है, और जो पार्टिकल रेडियली थोड़ा पास में है, ठीक है,
वो थोड़ा सा छोटा सर्कल कवर करता है, ठीक है। और अगर 2 पॉइंट सेम रेडियल डिस्टेंस पे है तो दोनों का वेलोसिटी भी सेम होता है और डिस्टेंस कवर्ड भी सेम होता है, ठीक है। सिंपल चीज था। तो रोटेशन में क्या होता है, हर एक पार्टिकल का जो वेलोसिटी और डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम नहीं होता है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया। अब देखते हैं सीआरटीएम। सीआरटीएम यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। आपने मान लेते हैं गाड़ी है जो कि आगे जा रहा है और उसका अगर आप व्हील को देखोगे तो जो व्हील है वो घूम भी रहा होता है, ठीक है, और आगे भी बढ़ रहा होता है, घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। तो इस पे अगर आप एक पर्टिकुलर कोई भी एक पॉइंट को कंसिडर करोगे तो उस पॉइंट का मोशन जो है वो कुछ बहुत ही अजीब होगा, ठीक है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो हम इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन को नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। वो आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा, क्लास 11th में आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। ओके, तो हमें अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या है, अपना रोटेशनल मोशन ही अपना मेन टॉपिक है, ठीक है। क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है ये रोटेशनल मोशन ही है। ओके सर, अब देखते हैं कई बच्चों को डाउट आ रहा होगा दैट सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है। वैसे तो पहले मैंने जो स्टेटमेंट बताया था, ठीक है, उससे क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन आप फिर से देख लो, ठीक है। जैसे कि अर्थ है, ये मून है, ठीक है। जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ जो है रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये अपना एक्सेस है जिसके अबाउट ये जो मून है ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है। ओके, अगर ये जो एक्सिस है ये बॉडी के बाहर है, ठीक है, तो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा होता है इन सिंपल लैंग्वेज। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो बॉडी के अंदर है तो बॉडी जो है वो रोटेटरी मोशन कर रहा होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा अर्थ जो है वो अपने एक्सिस में रोटेट करता है, ठीक है। तो एक्सिस जो है वो अर्थ से पास कर रहा है, तो अर्थ जो है वो रोटेट कर रहा है, हम बोलेंगे यहाँ पर जो अर्थ है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो मून है, ये जो मून है इसके बाहर एक्सिस ऑफ रोटेशन है जिसके अबाउट ये जो है सर्कुलर मोशन कर रहा होता है, ठीक है। मैं एक और सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ, वो तो ये भी सिंपल था वैसे ही, ठीक है। मान लेते हैं अपने पास कोई भी एक आर्बिट्री बॉडी है, ठीक है, और ये जो बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर, अच्छा ये जो सिंबल है, ठीक है, ये जो सिंबल है इसे हम बोलते हैं इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, प्लेन के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है। प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसे हम बोलते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने सिंबल बनाया इसका मतलब जो एक्सिस है वो अंदर जा रहा है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट जो है ये बॉडी अपना रोटेट कर रहा है, ठीक है। ओके सर, रोटेट कर रहा है। अब अगर इस बॉडी में मैं अगर ओके ये जो बॉडी इस एक्सिस अंदर है बॉडी के, तो ये जो बॉडी हम क्या बोलेंगे, रोटेट कर रहा है बोलेंगे, ठीक है। मान लेते मैंने इस एक पॉइंट को कंसिडर किया, ठीक है। तो अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये जो पॉइंट है ये इस एक्सिस के अबाउट जो है वो आपको दिखेगा सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता हुआ, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये आपको दिखेगा सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करता हुआ, ठीक है। तो ये सर्कुलर मोशन में ये पॉइंट कर रहा है और ये जो बॉडी है ये रोटेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। देखते हैं आगे, आगे देखते हैं। ओके सर, अब देखते हैं जो अपना मेन टॉपिक है रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। कंसिडर अ पाइवटेड बॉडी, ठीक है। पाइवटेड का मतलब है फिक्स कर देना, ठीक है। ओके ओके, पाइवटेड एट अ पॉइंट दैट इज नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड एट अ सुइटेबल पोजीशन। ये जो सुइटेबल पोजीशन लिखा हुआ है ना, आप इसे एक बार मार्क कर लो, ठीक है। ओके, सुइटेबल पोजीशन, ठीक है, मैं इस पे आऊंगा, ठीक है, मैं इस पे आऊंगा। ओके ओके सर, ओके, it rotates the body about the axis passing through the pivoted point, ठीक है। This turning effect of the force and the motion of the body is called rotational motion। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, मान लेते हैं मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है सर। मैंने इस फील्ड को मान लेते हैं इस पॉइंट पे पकड़ लिया, मैंने इस फील्ड को पकड़ लिया ऐसा, ठीक है। ये मेरे पास है, ये एक फील्ड है, मैंने इधर से उस फील्ड को पकड़ लिया, मैंने इधर से पाइवर्ट कर दिया उस फील्ड को, ठीक है, फिक्स कर दिया, ठीक है। अब जब मैं एक सुइटेबल पोजीशन में, मान लेते हैं इस सुइटेबल पोजीशन पे मैंने जो है फोर्स अप्लाई किया, तो आप समझ सकते हो ये जो व्हील है वो कुछ ऐसे जो है घूमेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। किस सेंस में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगा। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये अपना पाइवटेड पॉइंट है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इस केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है, अंदर जाता होगा, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इसके अबाउट जो है ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में
जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, जैसे हमने इधर फोर्स लगाया, ठीक है सर। ये एक डोर है अपना, ठीक है। तो डोर में यहाँ पर हिंज लगे हुए होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इधर, इधर तो नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है, इधर दो हिंज लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों हिंज है ये बेसिकली पाइवटेड पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो ऐसा होता है, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो डोर है, इधर हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो जो डोर है वो अंदर बंद होता है या खुलता है, ठीक है। ओके सर, ये हो गया। जैसे कि इसे हम सीसो बोलते हैं, आपने खेला होगा इस सीसो से। तो ये जो जो पॉइंट है ये अपना पाइवटेड पॉइंट है, ठीक है। ओके, ये जो है अपना पाइवटेड पॉइंट है, पाइवटेड पॉइंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है पाइवटेड पॉइंट है, इसके अबाउट जो है ये सीसो जो है वो मूव करता है, इसके अबाउट जो सीसो है ये रोटेट करता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? ओके, अब ओके, अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ठीक है। ओके, उससे पहले डेफिनेशन तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ओके, एंड इतना कुछ था भी नहीं, ठीक है। ये जो रोटेट कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट जो आ रहा है फोर्स का, जो मोशन हो रहा है उसे हम रोटेशनल मोशन बोलते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज पे आता है, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ओके, क्या आपने कभी पेन फाइट खेला है? ठीक, अभी तक जो हमने केसेस देखे उसमें जो बॉडी था वो फिक्स था, वो एक पॉइंट से फिक्स था, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या आपको बोल रहा हूँ कि आपने कभी पेन फाइट खेला है। मान लेते हैं ये पेन है, आप इसे हिट करते हो तो वो आगे भी बढ़ता है और थोड़ा सा घूमता भी है। जो पेन है वो थोड़ा सा घूमता भी है, ठीक है। तो वो क्यों घूमता है? उसको तो हमने कहीं पर पकड़ के नहीं रखा, तो वो घूमता क्यों है? और घूमता भी है तो किस पॉइंट के अबाउट घूमता है? क्योंकि यहाँ पर जो हमने केस देखा था इसमें पाइवटेड पॉइंट के अबाउट जो है बॉडी घूम रहा था, ठीक है। अबाउट दैट फिक्स्ड पॉइंट बॉडी घूम रहा था। लेकिन इस केस में जो है, जो पेन है वो घूमता किसके अबाउट है, किस पॉइंट के अबाउट है? तो जो पेन है वो घूम रहा है अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं इधर पेन है, ठीक है, और मान लेते हैं मैंने इधर एक फोर्स F लगा दिया, ठीक है, और इसको मैंने कहीं पर भी पाइवटेड नहीं किया, कहीं पर भी फिक्स नहीं किया, तो ये घूमेगा किसके अबाउट? ये घूमेगा, आपको तो अब इमेजिन कर सकते हो घूमेगा, तो ये जो है ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या है आगे देखेंगे डिटेल में, लेकिन आप समझ सकते हो सेंटर ऑफ मास जो है वो मिडिल वाला पॉइंट होगा, ठीक है, मिडिल वाला पॉइंट होगा। ओके, ओके, जिस पॉइंट पे हम अगर उसको होल्ड करें तो हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बिना गिरे हम उसे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फोर्स लगाया तो ये जो है ये घूमने लगा, और किसके अबाउट घूमेगा? किसके अबाउट घूमेगा? अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ये जो रॉड है ये घूमेगा, ठीक है सर। ओके, तो वही लिखा है, इफ देयर इज नो पाइवटेड पॉइंट देन द बॉडी रोटेट्स अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास कंडीशन इफ द फोर्स इज अप्लाइड। ओके, एक सेकंड, द फोर्स इज, ओके छोड़ो, इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन एनी अदर पॉइंट एक्सेप्ट सेंटर मास। अगर मान लेते हैं मैंने इधर ही फोर्स लगा दिया सेंटर ऑफ मास पे, तो ये जो बॉडी है ये आगे आगे मूव करेगा, ट्रांसलेट करेगा, ठीक है। तो इस केस में वो रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। अगर हम किसी और पॉइंट पे लगा रहे हैं फोर्स तभी वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो अगर आप बीच में से मारोगे ना पेन को तो वो रोटेट नहीं करता है, ठीक है। बीच में से अगर पेन को मारोगे तो वो सीधा आ जाएगा बस, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। आगे देखते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क। ओके, तो टॉर्क क्या है? टॉर्क की वजह से, मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से जो है वो रोटेशन आता है, ठीक है। रोटेशन इज कॉज्ड ड्यू टू दिस टॉर्क, ठीक है। ओके, अभी तो सर आपने कहा था दैट इधर फोर्स लगा रहा था तो बॉडी रोटेट कर रहा था, वैसे इधर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगा के खींचा डोर को, तो डोर जो है रोटेट किया। इधर भी हम बैठ रहे थे, इधर हम mg फोर्स लगा रहे थे नीचे, ठीक है। तो mg फोर्स की वजह से ये नीचे जा रहा था, रोटेशन हो रहा था। तो फोर्स की वजह से तो रोटेशन होता है। तो यहाँ पर जो है हमें एक नया टर्म, नया क्वांटिटी जो कि है टॉर्क, उसे हमने इन्वेंट क्यों किया? इसका रीजन ये था दैट फोर्स जो है वो कितना लग रहा है उस पर तो डिपेंड कर रहा है, और किस पोजीशन पे लग रहा है उसका भी, उस पर भी डिपेंड करता है। मान लेते हैं मैंने इस पाइवटेड पॉइंट पे ही फोर्स लगाया होता, क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि ये जो है ये व्हील मूव करता है? क्या नहीं करता, ठीक है। पाइवटेड पॉइंट पे नहीं, अगर मैं इस इधर पे इधर फोर्स लगाता, मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो इधर फोर्स लगाता, या फिर मैं कुछ इधर, ठीक है, इधर फोर्स लगाता, ठीक है। ओके, क्या ये मूव करता? नहीं करता। वैसे ही अगर मैं मान लेते हैं इस हिंज पे फोर्स लगाता, इस हिंज को पकड़ के मैं खींचता, तो क्या ये डोर मूव करता? नहीं करता। वैसे अगर मैं मान लेते हैं मैं इधर आके बैठ गया, मैं इधर बैठ के आके, क्या ये सीसॉ मूव करता? नहीं करता, ठीक है। तो फोर्स तो हम लगा रहे हैं, इधर भी मैं अगर बैठा हूं तो मेरा mg तो लग रहा है,
लेकिन सिर्फ फोर्स लगाने से बॉडी मूव करता है ऐसा नहीं है, फोर्स किस पोजीशन पे लग रहा है उस पर भी जो है डिपेंड करता है, ठीक है, रोटेशन कितना होगा या फिर रोटेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ फोर्स, इसलिए टॉर्क एक नया क्वांटिटी है, ठीक है। तो क्यों आया, क्योंकि हमें दो चीजें, रोटेशन के लिए दो चीजें मायने रखती है, एक है फोर्स, कितना फोर्स लगाया हमने, ठीक है, और जो दूसरा चीज है वो है लोकेशन ऑफ फोर्स, क्या है, किस लोकेशन पे हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो जो टॉर्क है उसे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि आर्बिट्ररी बॉडी है, ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में जो है फोर्स एफ अप्लाई किया है, ठीक है सर, ओके। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे मैं ये लिखता हूँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है, ओके। फोर्स के डायरेक्शन में अगर मैं एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ये जो लाइन मैंने बनाया है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट ओ के अबाउट मैंने जो है पाइवट कर दिया, बॉडी को फिक्स कर दिया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो इस पाइवटेड पॉइंट से ही पास कर रहा है, ठीक है, पाइवटेड पॉइंट से पास कर रहा है, ओके सर। और अंदर की तरफ जा रहा है, और आप समझ सकते हो दैट जैसे मैंने फोर्स इधर ऐसे लगाया, तो जो बॉडी है वो कुछ इस सेंस में रोटेट करने लगा, इस सेंस में रोटेट करने लगा, ठीक है, ओके सर। तो अब कितना रोटेट करेगा, कितना टर्निंग आएगा, ये जो है ये टर्न कर रहा है, ठीक है। तो कितना टर्न करेगा, कितना रोटेशन होगा, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर क्या है, कितना फोर्स हमने लगाया, फोर्स का मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, कितना हमने फोर्स लगाया। दूसरा किस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है लोकेशन पे, ठीक है, लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो हम लोकेशन को कैसे मेजर करेंगे, लोकेशन को कैसे देखेंगे, तो हम क्या करेंगे, दैट पाइवटेड पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे लाइन ऑफ फोर्स पे, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और ये जो डिस्टेंस है उसे हम डी बोलेंगे, ठीक है सर, ओके। तो ये डी जितना ज्यादा होगा, ये डी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा टर्निंग आएगा, ठीक है। मान लेते हैं मैंने फोर्स को इधर लगाया, ठीक है, तो मेरा लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, पहले सिंपल है, लाइन ऑफ फोर्स बनाना है, पहले लाइन ऑफ फोर्स क्या होगा, तो उसके बाद हमें इस पाइवटेड पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है डी डैश है, तो ये जो डी डैश है ये बड़ा है डी से, ठीक है। तो अगर डी डैश बड़ा है डी से, तो टर्निंग भी ज्यादा आएगा, भले ही मैंने सेम फोर्स एफ लगाया हो, लेकिन टर्निंग जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो लोकेशन पे कैसे डिपेंड करता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा जो है वो टर्निंग होगा, ठीक है, ओके। तो ये जो दोनों फैक्टर्स है, इनको कंबाइन करके, इनको क्लब करके, ठीक है, हमने एक नया क्वांटिटी डिस्कवर किया जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, उसको डिनोट करते हैं हम टाउ से, ये टाउ का सिंबल है, ठीक है, टॉर्क, और मोमेंट ऑफ फोर्स भी से बोलते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स से पाइवटेड पॉइंट से हमने लाइन ऑफ फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो वही वाला डिस्टेंस है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अपना टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर आपका टॉर्क एग्जाम में आता है सवाल, ठीक है, आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिख के आना है, ठीक है, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। और आपको जो दूसरा स्टेटमेंट आपके बुक में दिया होगा, ठीक है, जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करता है रोटेशनल मोशन, तो ऐसे आपको डेफिनेशन दोनों ही लिख के आने हैं, ठीक है। मेरे टाइम पे तो बोलते थे दैट दोनों डेफिनेशन लिख के आओ, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो अभी कम दरअसल आ रहे हैं डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, लेकिन आप पढ़ के दोनों जाइए, ठीक है, ओके सर। अब देखते हैं कॉमन एग्जांपल ऑफ टॉर्क, ठीक है। तो अभी जो हमने देखा दैट अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो टॉर्क, जो टर्निंग है वो ज्यादा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो टर्निंग ज्यादा होगा, भले ही हमने फोर्स दोनों केस में सेम रखा है, लेकिन टर्निंग दूसरे केस में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा होगा, ठीक है। उसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जो सारे एग्जांपल है वो आपके बुक में ही है, आईसीसी बुक में ही है, बुक के एग्जांपल्स है। जो पहला है ये डोर का एग्जांपल है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो पहला है ये डोर का एग्जांपल है, ये अपना हिंज है डोर का, ठीक है सर, ओके। तो मान लेते हैं हमने जो है ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ फोर्स जो है वो कुछ यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है, अंदर जाता हुआ फोर्स लगाया ऐसे, ठीक है। तो जो डोर है वो खुलेगा,
ठीक है। मान लेते हैं मैंने सेम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो कुछ यहाँ लगाया, आप इसे करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप ये देखोगे दैट मैंने जो पहले वाले केस में, इस केस में जो मैंने फोर्स लगाया था ना, ये जो फोर्स था, इस एफ फोर्स ने टर्निंग जो जितना किया था, जितना टर्न किया था, जो सेकंड टाइम मैंने जो फोर्स लगाया, ये टर्निंग को कम कर दिया, ठीक है। ये इस बार जो है सेकंड केस में टर्निंग जो है वो कम हुआ, ठीक है। इतना ज्यादा टर्न डोट नहीं होगा। वैसे अगर मैंने यहाँ फोर्स लगाया तो टर्निंग और कम होगा, भले ही मैं सेम फोर्स एफ लगा रहा हूं, लेकिन जो टर्निंग है वो और कम होगा, ठीक है। अगर मैंने इस हिंज पे ही फोर्स लगा दिया तो टर्निंग जीरो होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? हिंज पे फोर्स लगाने पर टर्निंग जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो जीरो हो जा रहा है, ठीक है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जा रहा है, इसलिए जो टर्निंग है वो जीरो हो रहा है, ठीक है। और ऐसे भी आप देख सकते हो दैट इन द फर्स्ट केस जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, ठीक है। हिंज और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो मैक्सिमम है। जैसे जैसे हम ऐसे अंदर जा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्टेंस जो है वो कम हो रहा है, तो टर्निंग भी जाहिर सी बात है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था। दूसरा आप देख सकते हो, इसे आप जो चक्की होता है ना, चक्की कुछ पीसने के लिए, मसाले वगैरह कुछ पीसने के लिए, ये वैसे तो पुराने घरों में होता था ये, ठीक है। तो आजकल तो नहीं देख सकते हो आप इसे, ओके। तो इसमें क्या होता है, ये जो हैंडल है ना, जिसे पकड़ के हम घुमाते हैं इसे, ठीक है, ये जो हैंडल है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये जो हैंडल है और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इनमें डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखते हैं, ठीक है। ये जो हैंडल है इसको एकदम एंड में रखते हैं, और इसको एकदम एंड में रखते हैं, ताकि ताकि जो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा हो सके। ये डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो कम फोर्स से ही हम टॉर्क हम ज्यादा जनरेट कर पाएंगे, कम फोर्स से ही हम ज्यादा टॉर्क जो है वो जनरेट कर पाएंगे अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो, ठीक है। इसलिए इसे हम एकदम एज पे रखते हैं, ठीक है। हो गया ये, हो गया। इसे आप देख सकते हो, इसे हम रेंच बोलते हैं, ठीक है, स्पैनर भी बोलते हैं, ठीक है। ये नट है और ये अपना जो है, एक सेकंड, ये अपना जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। तो इस नट को हम जब घुमाते हैं, ठीक है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और ये जो हैंडल है, ये जो हैंडल है, ये आपका एग्जाम में आता भी है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। ये जो हैंडल, इसे हम लंबा रखते हैं, ठीक है। हैंडल को लंबा क्यों रखते हैं? ताकि जब हम इधर से फोर्स लगाएं तो हम कम फोर्स से ही ज्यादा टर्निंग कर पाए, ठीक है। हमें इतना ज्यादा फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे ही ये इसे जैक स्क्रू बोलते हैं, ठीक है, जैक स्क्रू, ठीक है। जैक स्क्रू है, ये जो आर्म है इसे हम लॉन्ग रखते हैं, लॉन्ग आर्म, ठीक है, इसका भी लॉन्ग आर्म, ठीक है। सवाल आता है व्हाई लॉन्ग आर्म इज प्रिफर्ड, ठीक है, टू इंक्रीज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, सो दैट इवन अप्लाइंग लेस अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जनरेट मोर टॉर्क, ठीक है, ओके। तो इसमें लॉन्ग आर्म क्यों रखते हैं? वही सेम रीजन, इधर हम फोर्स लगाएंगे तो कम फोर्स से ही हम ज्यादा टॉर्क जनरेट कर पाएंगे या ज्यादा रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है बस क्या है, जैसे साइकिल है, ठीक है। ये साइकिल का जो मतलब नीचे वाला होता है साइकिल का, ठीक है, ओके। ये जो फ्रंट व्हील है, फ्रंट फुट व्हील है, और ये जो रियर व्हील है, ठीक है, फ्रंट वाला जो है वो बिग होता है, बिग इन साइज होता है, ठीक है। तो फ्रंट व्हील है ये बिग होता है और ये स्मॉल होता है, ठीक है। क्यों बिग होता है? क्योंकि हम इधर ही बेसिकली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा बड़ा होगा व्हील, ठीक है, उतना इजीली हम मतलब जो है उसे रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा व्हील होगा वो इजीली रोटेट हम कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जो इतना छोटा व्हील होगा, ठीक है। तो इसे अब जब हम रोटेट कर देते हैं तो गियर मैकेनिज्म से ये भी जो है रोटेट कर जाता है, ठीक है। तो बड़ा व्हील होने का रीजन क्या है? इजीली रोटेट कर पाएंगे इसे हम, ठीक है, कम फोर्स से भी रोटेट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एप्लीकेशन हो गया टॉर्क का, आपने समझ लिया क्यों हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो टॉर्क जो है वो ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसका एप्लीकेशन हमने देख लिया। अब देखते हैं यूनिट ऑफ टॉर्क। यूनिट ऑफ टॉर्क क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट आ गया, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ओके। टॉर्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो एक आ गया न्यूटन मीटर। अब आप बोलोगे दैट वर्क और एनर्जी जो है वो भी तो, वो वर्क जो है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका भी तो न्यूटन मीटर है जिसे हम जूल बोलते हैं। तो टॉर्क को हम न्यूटन मीटर क्यों लिखते हैं, जूल क्यों नहीं लिखते हैं उसका यूनिट? तो बेसिकली होता क्या है, जो टॉर्क है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है।
वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन भी होता है, कैसा होता है हम बाद में देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसे न्यूटन मीटर ही लिखेंगे, हम इसे जूल नहीं बोलेंगे, ठीक है। जूल जो है ये बेसिकली स्केलर क्वांटिटी के लिए है, जिस वर्क है हो गया, एनर्जी हो गया, तो उसके लिए हम जो है जूल लिखते हैं, ठीक है। और टॉर्क के लिए सिर्फ हम न्यूटन मीटर ही यूज करेंगे, ठीक है। सीजीएस में क्या होगा, न्यूटन मीटर का, न्यूटन का तो होता है डाइन और मीटर का होता है सेंटीमीटर, डाइन सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस वन न्यूटन मीटर जो है कितना डाइन सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है। न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁵ इंटू मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में 10⁵2 इक्वल 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर, ठीक है, डाइन सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया। अब वैसे ही और यूनिट आप लिख सकते हो, केजीएफ मीटर, ग्राम फोर्स मीटर, ठीक है, केजीएफ सेंटीमीटर या फिर ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ऐसे तरह तरह के यूनिट लिख सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसे निकालने के लिए आ जाता है, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो इसे, ठीक है सर, हो गया। ओके, आगे देखते हैं। ओके, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। जैसे ही मैंने बताया, जैसे कि मान लेते हैं एक बॉडी है, ठीक है, मैंने इसको मैंने इस पॉइंट के बाद पाइवट कर दिया, ठीक है। मैंने जैसे ही इधर फोर्स एफ लगाया, ये जो बॉडी है इस सेंस में रोटेट करने लगा। किस सेंस में रोटेट करने लगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और मान लेते हैं मैंने फोर्स जो है वो कुछ यहाँ लगाया, तो ये जो बॉडी है, ठीक है, ये जो बॉडी है वो कुछ ऐसे ऐसे, ओके, ये तो सेम ही हो गया, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो है रोटेट कर रहेगा। मान लेते हैं मैंने फोर्स को जो है मैंने यहाँ लगाया होता, ठीक है, तो इस केस में ये जो है ये क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा होता, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसका उल्टा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके ओके, जो अपना कन्वेंशन बोलता है, जो अपना क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम नेगेटिव लेते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा, ये कन्वेंशन है, ठीक है, कन्वेंशन है। ओके, तो जब हम एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को कैलकुलेट करेंगे तो हम लिखेंगे टाउ बराबर, मान लेते कुछ आया, मान लेते 5 न्यूटन मीटर आया, तो इसे हम +5 न्यूटन मीटर लिखेंगे, ठीक है। जब हम एंटी क्लॉकवाइज को लिखेंगे तो हम इसे -5 न्यूटन मीटर लिखेंगे, ठीक है। और प्लस माइनस अगर आप नहीं लिख रहे हो, एग्जाम में नहीं लिख रहे हो, तो आप इसे एंटी क्लॉकवाइज इसे मेंशन करना है आपको, ठीक है, और क्लॉकवाइज इसे मेंशन करना है, नहीं तो मार्क कटेगा इसमें, ठीक है। ओके, टॉर्क हो गया, ओके, ये हो गया, देखते हैं आगे। ओके सर, ओके, सो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्यों लेते हैं, इसका और एक भी रीजन है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ओके, मैंने तो आपको ये बताया था दैट टॉर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका डायरेक्शन क्या है, तो ऐसे तो कोई डायरेक्शन नहीं होता, ना ही ऐसे ही कोई डायरेक्शन होता है, तो ये तो डायरेक्शन नहीं होते, तो इसका डायरेक्शन क्या है, उस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड पाम रूल और थंब रूल, ठीक है। तो हम जिस सेंस में रोटेट कर रहे हैं उस सेंस में अपने हैंड को रोटेट करेंगे, ठीक है। जो थंब का डायरेक्शन होगा वो बताएगा हमें डायरेक्शन। तो अगर क्लॉकवाइज है और अगर एंटी क्लॉकवाइज, तो हम कुछ ऐसे रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो जो डायरेक्शन है वो आ रहा है +z एक्सिस, ठीक है, +z एक्सिस आ रहा है, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज होता, अगर क्लॉकवाइज होता तो हम कुछ ऐसे रोटेट करते और थंब जो है वो अंदर की तरफ जाता, यानी कि -z में जाता, ठीक है। तो इस वजह से भी हम जो कन्वेंशन है इसे यूज कर लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए +z में और क्लॉकवाइज के लिए -z में जाता है, ठीक। और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या बोलता है दैट अगर मान लेते हैं मुझे जो रोटेशन है उसका रोटेशन का सेंस चेंज करना है, यानी कि क्लॉकवाइज में है उसे एंटी क्लॉकवाइज करना है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज में है और उसे क्लॉकवाइज करना है, तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते हैं फोर्स पहले यहाँ लग रहा था, ठीक है, यहाँ लग रहा था, तो इसे जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा था बॉडी को, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं फोर्स के डायरेक्शन को ही चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले जो है मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा था, ठीक है, अब जो मैं फोर्स को ऐसे लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं फोर्स का डायरेक्शन को ही मैंने चेंज कर दिया। तो जब मैंने फोर्स ऐसे लगाया तो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगा। या फिर मैं फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर सकता हूँ, मैंने डायरेक्शन सेम रखा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया। मैंने पहले फोर्स यहाँ लगाया था, अब जो है मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब जो है वो कैसे मूव करेगा,
क्लॉकवाइज ही मूव करेगा, ठीक है। पहले एंटी क्लॉकवाइज करा था, अब क्लॉकवाइज। तो दो चीजें हमें देखना है, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओके सर, दो तरीके से हम सेंस को चेंज कर सकते हैं, रोटेशन का सेंस को चेंज कर सकते हैं। ओके, अब आता है कपल। वैसे तो ये वो वाला कपल नहीं है, ठीक है। तो फिजिक्स का कपल क्या बोलता है दैट टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म अ कपल, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड पे मैंने मान लेते हैं इधर कुछ फोर्स एफ ऐसा लगाया, और जो है मैंने फोर्स कुछ ऐसे लगाया, एफ फोर्स कुछ ऐसे लगाया, ठीक है। और मैं ये जो है, ये जो फोर्स है और ये दोनों फोर्स जो है इसे क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करा रहे हैं, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स को जो कि पैरेलल होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। अगर ये भी एफ है, ये भी एफ होगा, इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इनका लाइन ऑफ फोर्स जो है वो भी डिफरेंट होगा। इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, इसका लाइन ऑफ फोर्स ये है, डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर जो बॉडी को रोटेट करा रहे हैं, ठीक है, इन दोनों फोर्स को हम बोलते हैं कपल। इन दोनों फोर्स को मिला देंगे तो इसे हम बोलते हैं कपल। कपल एक्ट कर रहा है इस बॉडी पे, ठीक है। और मान लेते हैं अपना पाइवोटेड पॉइंट है, इसके अबाउट जो है इसे क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है ये बॉडी, ये फोर्सेस, ठीक है। इसका एप्लीकेशन क्या है? जैसे कि कार रेंच है, ठीक है। इधर हम नॉट को डालते हैं, कार में नॉट को डालते हैं और इसे घुमाते हैं ऐसे, ठीक है। ये जो हम घुमाते हैं, हम दोनों तरफ से इक्वल फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है, घुमाते वक्त, ठीक है। वैसे ही एक और ओपनर है, ठीक है, रेंच है, ठीक है। हम इधर से फोर्स एफ और इधर से फोर्स एफ लगा रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इसे घुमाने के लिए। बहुत ही फेमस एग्जांपल, मतलब फेमस तो नहीं, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है वाटर टैप, ठीक है। जब हम वाटर का टैप खोलते हैं, ठीक है, तो उस केस में भी हम इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगा रहे होते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो कपल है वो तभी लगाते हैं हम जब हमें एक ज्यादा टॉर्क का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जब आप बोतल को खोलोगे ना, आप मान लेते हैं आपने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो बोतल को ज्यादा मतलब अच्छे से खोल नहीं पाओगे, आपको बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि आप इतना ज्यादा मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जनरेट नहीं कर पा रहे हो एक डायरेक्शन में फोर्स लगा के। तब हम दो डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, ऐसे खोलते हैं, ठीक है। यानी कि इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसे बोलते हैं कपल, ठीक है। ये एक हो गया कपल, ठीक है। बोतल का कैप खोल रहे हैं, ठीक है, की लॉक खोल रहे हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, तो ये कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, कपल का। अब आता है मोमेंट ऑफ कपल। सिंपल है मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। मोमेंट ऑफ कपल क्या बोलता है? मान लेते हैं भाई रॉड है, इधर मैंने एक फोर्स एफ लगाया, इसे मैंने फोर्स एफ लगाया, ये जो डिस्टेंस है ना, इसे हम बोलते हैं कपल आर्म, ठीक है, कपल आर्म। ये जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं कपल आर्म, ठीक है। ओके सर, अब मोमेंट ऑफ कपल क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ कपल ये बोलता है दैट ये इस सेंस में रोटेट करेगा अभी, ठीक है, क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। तो जो टॉर्क जनरेट हुआ इस केस में, टॉर्क जो जनरेट हुआ वो हो गया इधर फोर्स, तो दोनों फोर्स तो सेम है, तो कोई भी एक फोर्स ले लिया हमने एफ इंटू डी। डी क्या है यहाँ पर? कपल आर्म, ठीक है। डी क्या है? कपल आर्म। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इधर फोर्स और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। ये कैसे आया? ऐसे आया कुछ, मान लेते इस पॉइंट के अबाउट ये जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो पाइवोटेड पॉइंट से जो पहला फोर्स है इसका डिस्टेंस कितना है? d/2। जो दूसरा फोर्स है उससे भी डिस्टेंस कितना है? d/2, ठीक है। तो पहले फोर्स का अगर टॉर्क निकाले हम तो कितना आएगा? फोर्स एफ इंटू d/2, ठीक है। और किस सेंस में रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज सेंस में, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। और दूसरे केस में दूसरे फोर्स का क्या होगा? वही सेम एफ इंटू d/2। ये भी जो है, ये वाला फोर्स जो है ये भी क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है, तो माइनस होगा, ठीक है। तो दोनों का जो टॉर्क है, ये नेट टॉर्क क्या होगा? टाउ नेट क्या होगा? दोनों के टॉर्क को ऐड कर देंगे, या माइनस एफ इंटू डी आएगा। डी क्या है? कपल आर्म है, ठीक है सर। ओके सर, एफ इंटू डी आएगा और माइनस मतलब जो है क्लॉकवाइज सेंस में होगा। हो गया ये, ठीक है। अब देखते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम देखने वाले, इक्विलिब्रियम, ओके। तो ज़्यादा कुछ ना बोल के मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ दैट इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है। इक्विलिब्रियम तभी हम बोलते हैं बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम जब जो एफ नेट है, एफ नेट जो उस पर लग रहा है, जो नेट फोर्स उस पर लग रहा है वो जीरो है,
और जो टाउ नेट है, नेट टॉर्क लग रहा है उस पर, वो 0 है, तभी हम बोलेंगे जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, जब नेट फोर्स जो बॉडी पे लग रहा है वो 0 है और जो नेट टॉर्क उस पर लग रहा है उस बॉडी पे, दोनों अगर 0 है तभी हम बोलेंगे जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये मान लेते हैं बॉडी रेस्ट पे। ठीक है, इस बॉडी में मल्टीपल फोर्सेस F1, F2, F3, ठीक है, और F4 मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बॉडी रेस्ट का रेस्ट ही है। ठीक है, मल्टीपल फोर्सेस लगने के बाद भी ये रेस्ट पे है। इसका मतलब ये है इसके ऊपर जो है ये जो फोर्सेस है ये सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, सारे फोर्सेस जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक सीसॉ है। ठीक है, और दोनों तरफ मैंने जो है वो सेम वेट रख दिया। ठीक है, सेम वेट वाला आदमी को खड़ा कर दिया। ठीक है, तो इसका भी इसके वेट की वजह से, इसका जो वेट लग रहा है इसकी वजह से एक टॉर्क आएगा क्लॉकवाइज, और इसके वेट की वजह से इसमें एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आएगा। ठीक है, लेकिन जो सीसॉ एकदम बैलेंस्ड है, एकदम हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर है, और नेट टॉर्क जो है वो 0 है, और ये भी जो है ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो सिंपल यही कॉन्सेप्ट था, यही फंडा था। व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी produces no change in its state of rest or linear or rotational motion. ओके, मान लेते हैं एक बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, एक बॉडी एक वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन फिर भी वो वेलोसिटी v से ही मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो उस केस में भी हम जो है वो बोलेंगे दैट द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ओके सर, ओके, ये हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ठीक है, पहला है स्टैटिक। ठीक है, दूसरा है डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक यानी कि जो पहले बताया था, अगर बॉडी रेस्ट पे है, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं तब भी रेस्ट पे है, तब स्टैटिक। ठीक है, अगर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं डायनामिक। ठीक है, स्टैटिक एग्जांपल है जैसे कि ये बुक है, ये टेबल पे रखा है। ठीक है, बुक जो इक्विलिब्रियम में है, क्यों? ओके, इक्विलिब्रियम में है। इस बुक का नॉर्मल mg लग रहा है, और ये जो टेबल है इस पे ओके, बुक का ग्रेविटी लग रहा है mg, और ये जो टेबल है, टेबल नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। ठीक है, और ये जो दोनों फोर्सेस हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ये जो बुक है उस पर नेट फोर्स 0 आता है, और ये जो बुक है ये इक्विलिब्रियम है। वैसे ही ये वेइंग मशीन है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बीम बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इधर मैंने कुछ वेट रख दिया, इधर कुछ वेट रख दिया, मान लेते हैं ये स्ट्रेट हो गया। ठीक है, स्ट्रेट हो गया ऐसे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इधर का जो क्लॉकवाइज टॉर्क है और इधर का जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी आ गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, अब डायनामिक देखते हैं। तो डायनामिक वाले जो एग्जांपल्स है वो सवाल में पूछता है। तो पहला एग्जांपल है, ठीक है, रेन ड्रॉप वाला। ठीक है, रेन ड्रॉप वाला। डायनामिक के एग्जांपल्स आपको याद करके जाने या फिर पढ़ के अच्छे से जाने, क्योंकि इस एग्जांपल आता है इसका। ठीक है, मान लेते हैं ये जो रेन ड्रॉप्स है ये गिर रहे हैं नीचे। ठीक है, तो जो गिर रहे हैं इस पे इसका वेट लग रहा है। ठीक है, वेट लग रहा है तभी तो गिर रहे हैं ये नीचे। ठीक है, इस पे दो फोर्सेस और लग रहे होते हैं, एक तो बाइंड फोर्स लग रहा है एयर का, और दूसरा जो है ये विस्कस फोर्स लग रहा है एयर का। विस्कस फोर्स यानी कि एयर का फ्रिक्शन मान सकते हो आप। ठीक है, तो इस पे दो फोर्सेस और लग रहे हैं ऊपर, और नीचे वेट लग रहा है, लेकिन फिर भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं उसे, टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइंड फोर्स और फ्रिक्शन का जो सम है वो वेट को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है सर, ये हो गया एग्जांपल। ठीक है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, और नेट फोर्स जो है वो 0 है। ठीक है, वैसे ये प्लेन है, ये जो प्लेन है इसमें इसका वेट नीचे लग रहा है, और जो एयर लिफ्ट है, ठीक है, वो ऊपर लग रहा है। ठीक है, कैंसिल आउट कर रहा है, नेट फोर्स 0 हो रहा है, तो ये कांस्टेंट हाइट मेंटेन करते हुए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, ओके सर। हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये बोलता है दैट इफ अ बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम को इक्यू लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, देन सम
algebraic sum of algebraic sum of algebraic sum of moment of force, algebraic sum of all the moment of forces, all the torque, all the torque is equal to 0. ठीक है, ये तो मैंने पढ़ा था, अभी अभी तो पढ़ाया था मैंने ये. ठीक, इज इक्वल टू 0. ठीक है, ओके. तो ये बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, यानी कि टाउ एंटी क्लॉकवाइज प्लस टाउ क्लॉकवाइज जो है वो 0 होगा. ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, ये 0 कब होगा, क्योंकि मैंने बताया था जब टाउ क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं. ठीक है, तो इन दोनों का सम जो है वो कैंसिल आउट होकर 0 होने वाला है. वो तभी होगा जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ठीक है, साइन को अगर हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो टाउ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड प्लस टाउ क्लॉकवाइज इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी टाउ क्लॉकवाइज, ठीक है, ये दोनों जो है इनका मैग्नीट्यूड जो है, ठीक है, अगर साइन को कंसिडर नहीं कर रहे हो, ये दोनों जो है अगर इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल है. ठीक है, ये हो गया. तो मैं ध्यान क्या रखना, प्रिंसिपल मोमेंट क्या बोलता है, जब एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है तभी जो है जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो क्लॉकवाइज टॉर्क के बराबर आता है. ठीक है, मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, ये एक मान लेते हैं एक स्केल है. ठीक है, और इसे हम फल्क्रम बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, ये अपना पाइवटेड पॉइंट है. ठीक है, इधर मैंने एक फोर्स लगाया F1, इधर मैंने एक फोर्स लगाया F2, इधर एक फोर्स F3. ठीक है, इसका डिस्टेंस D1, इसका टोटल डिस्टेंस जो है वो D2. ठीक है, और इसका डिस्टेंस जो है वो D3 है. ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ ये जो स्केल है ये एकदम हॉरिजॉन्टल है. इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम का मतलब नेट टॉर्क 0 होगा. यानी कि ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क F1 F2 क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करे. ठीक है, ये क्लॉकवाइज टॉर्क कितना होगा, F1 D1 प्लस F2 D2. ठीक है, क्लॉकवाइज टॉर्क ये बराबर होगा F3 D3 के. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, F1 D1 प्लस F2 D2 होगा F3 D3 के. ठीक है, कैसे हो गया पता चला, कैसे हो गया पता चल गया. ठीक है सर, ये हमें पता चल गया. ठीक है, ओके सर. अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं. अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे. ओके सर, तो पहला सवाल देखते हैं. पहला सवाल ये बोल रहा है दैट ओके, ये जो फिगर है ये शोज टू फोर्सेस ईच मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन. ठीक है, एक्टिंग एट a point A and B at a separation of 50 centimeter, okay, in opposite directions. Calculate the resultant moment of two forces about the point A, B and O. कई बार आपको क्या है, आपको बॉडी बना के नहीं देगा, आपको सिंपल ऐसे फोर्स बना के फोर्सेस दे देगा. ठीक है, मान सकते हो कि इधर एक बॉडी है. ठीक है, नहीं भी मान सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पूछ रहा है. ठीक है, किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो पहले केस में जो है जो टॉर्क पूछ रहा है अबाउट दिस पॉइंट ए. ओके, अभी मैंने बताया था, मान लेते हैं ये अपना पाइवटेड पॉइंट है जिसके अबाउट टॉर्क हमें पूछ रहा है, और उस पॉइंट से अगर मेरा फोर्स जो है अगर वो पास करता है उस पॉइंट से, तब इस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा 0. ठीक है, अगर फोर्स जो है वो उसी पॉइंट से पास करता है जिस पॉइंट के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, तो उस फोर्स का जो टॉर्क होगा वो होगा 0. ओके, तो ए पॉइंट से अगर के अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है, तो ये जो 10 न्यूटन है ये तो हो गया 0, इसका टॉर्क तो हो गया 0. ठीक है, बाकी बी पॉइंट को हम कंसिडर करना है. ठीक है, तो ये पहले लाइन ऑफ फोर्स बनाते हैं, ये लाइन ऑफ फोर्स है, और परपेंडिकुलर डालते हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि है 50 सेंटीमीटर. तो क्या लिखेंगे, तो टाउ अबाउट दिस ए पॉइंट बराबर 10 न्यूटन इंटू 50 सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.5 मीटर, तो ये आ गया 5 न्यूटन मीटर. ठीक है, अब अबाउट दिस बी पॉइंट देखते हैं, और ये किस सेंस में, क्लॉकवाइज सेंस में. ठीक है, आप देख सकते हो ये जो है ऐसे कुछ रोटेट कराएगा. तो टाउ ड्यू टू बी क्या होगा, वही सेम ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि वही 0.5 मीटर है. तो 10 न्यूटन. अभी बी पॉइंट अगर कंसिडर कर रहे हैं, बी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं, तो ये वाला टॉर्क गया, लेकिन ये वाला आएगा. ठीक है, तो ये वाला टॉर्क आएगा कितना डिस्टेंस में, 0.5 मीटर पे, तो ये भी आएगा 5 न्यूटन मीटर. और ये जो फोर्स है ये जो फोर्स है ये भी जो है क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज. ठीक है, क्लॉकवाइज. ओके सर, अब देखते हैं अबाउट दिस पॉइंट ओ. ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो पॉइंट ओ है इसके अबाउट जो है एक 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है. क्या ये जो 10 न्यूटन के फोर्सेस हैं ये इक्वल है, अपोजिट है, पैरेलल है?
डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स, डिफरेंट लाइन में अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दोनों सेम है, दोनों का सेम है, ये बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। वो जो पॉइंट है ये सिचुएटेड एट द मिडल ऑफ द पॉइंट्स। क्या ये दोनों फोर्सेस जो है ये कपल को नहीं बना रहे, कपल को नहीं बना रहे, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का 0.5 मीटर है, ठीक है। तो जो टाउ अबाउट ओ पॉइंट है, ठीक है, बीच वाला पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क है अपना, ये क्या होगा, फोर्स इंटू कपल आर्म। कपल आर्म क्या था, बीच का डिस्टेंस, तो इधर फोर्स 10 इंटू डिस्टेंस बीच का 0.5, ठीक है, कितना आएगा 5 न्यूटन मीटर, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज, ठीक है। या तो आप इंडिविजुअली से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस लेते हैं 0.25, ठीक है, टू 0.25, ठीक है। वैसे ये वाला डिस्टेंस लेते हैं 0.25, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को लेते हैं, वैसे ही टॉर्क कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नहीं तो ऐसे फोर्स इंटू कपल आर्म से आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। ये कुछ बना हुआ है, ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहते हैं, एकदम स्पीड में देखते हैं इस सवाल को। ओके, क्या बोल रहे हैं, ए व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन with axle at point O. Okay, a force of 2 Newton is applied, okay, at point B in the direction shown. Calculate the moment of force about the center O and the point A. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, डिस्टेंस कितना है, ठीक है। डायमीटर 2 मीटर है तो रेडियस कितना होगा 1 मीटर। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट O कितना होगा, ठीक है। फोर्स इन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि है 2 इंटू 1, 2 न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। फोर्स 2 न्यूटन का लग रहा है। टॉर्क अबाउट पॉइंट ए कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना होगा डायमीटर के बराबर जो कि है 2 मीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 होगा, ठीक है, कितना होगा 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। दोनों ही किस सेंस में हो गए, किस सेंस में हो गए, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, स्पीड में देखते हैं आगे। ओके, a net is opened by a range of length 25 centimeter. If the least force required is 10 Newton, find the moment of force needed to turn the knot. ठीक है, कितना मोमेंट ऑफ फोर्स चाहिए इस नॉट को जो है टर्न करने के लिए, इसे देखते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट की लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड इज 10 न्यूटन, यानी कि हमें एकदम जो है, अगर ओके मान लेते हैं ये अपना जो है रेंज कुछ ऐसा है, ठीक है। तो अगर हमें लीस्ट फोर्स अप्लाई करना है तो हमें फोर्स जो है एकदम एंड में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एकदम एंड में होगा, ठीक है। ओके, यानी कि ये जो लेंथ है, ओके, ये जो लेंथ है, ओके, नट तो यहाँ पर आता है, यानी कि एक्सिस इधर से पास करता है, तो ये जो डिस्टेंस दिया है ये लेंथ के बराबर होगा, ठीक है। कितना होगा 0.25 मीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर का 0.25 मीटर, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स पूछ रहा है, सिंपल होगा 0.25 लेंथ और जो पाइवोटेड पॉइंट है उससे लेंथ, डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.25 इंटू फोर्स कितना है 10 न्यूटन, कितना आ गया ये 2.5 न्यूटन मीटर। ध्यान क्या रखना था, क्योंकि लीस्ट फोर्स दिया है, लीस्ट फोर्स, तो फोर्स जो एकदम एंड में अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेंथ के बराबर होगा 0.25 मीटर। ओके, आगे देखते हैं। ओके, ओके, in the figure 1.17, a roller of diameter 0.4 meter is raised the pavement XY by the force F1 and F2, each a magnitude 10 Newton. Compare the torques produced by the two forces. Okay, okay sir. Okay, तो दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क आ रहा है उसे हमें देखना है। ओके, तो टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 पहले देखते हैं। टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2 ये कितना होगा, ओके, डायमीटर क्या है 0.4 मीटर डायमीटर है इसका, ठीक है। तो ओके, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, ये जो पेमेंट, ये जो सीडी है मान लेते हैं, इसे चढ़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में जो पाइवोटेड पॉइंट होगा ना वो ये होगा, इस पॉइंट के अबाउट ये ऊपर चढ़ रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये जो है रोटेट करके जा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये अपना पाइवोटेड पॉइंट होगा, ये अपना पाइवोट होगा, ठीक है। इसके अबाउट हमें टॉर्क निकालना है, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू F2 क्या होगा, ठीक है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, लाइन ऑफ फोर्स, ये लाइन ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है, तो कितना होगा F2 इंटू d2, ठीक है। तो टॉर्क ड्यू टू F1 कितना होगा, टॉर्क ड्यू टू F1 कितना होगा, ये होगा वही लाइन ऑफ फोर्स हमने बना दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d1 है तो F1 d1, ठीक है। और d2 कितना है, d2 है अगर डायमीटर 0.4 मीटर है तो d2 0.2 होगा और F2 का वैल्यू कितना है 10, 10 इंटू 0.2 होगा जो कि होता है 10 न्यूटन मीटर। और ये कितना होगा F1 वो भी 10 है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है वो डायमीटर के बराबर है, यानी कि 0.4 मीटर के बराबर, यानी कि 4 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो जो है
कंपेयर द टू टॉर्क्स था, यानी कि टाउ F1 बाई टाउ F2 अगर निकालें, ठीक है, तो ये कितना आएगा 4/2, ठीक है, यानी कि 2 रेशियो है तो यूनिट लेस होगा, तो ये आएगा अपना कंपेयर करने के बाद वैल्यू, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, अब स्टार्ट होता है अपना मीटर रूल वाले प्रॉब्लम, ठीक है। मीटर रूल वाले प्रॉब्लम में होता है क्या है, बेसिकली एक मीटर रूल होता है, एक स्केल होता है, ठीक है, रूल होता है, स्केल होता है, जिसमें 0 से लेकर 100 तक बहुत सारे मार्किंग्स हुए होते हैं, ठीक है, मार्किंग्स हुए होते हैं। उसमें से ये जो 50, ये एक मार्किंग है 50 सेंटीमीटर वाला मार्किंग, ठीक है। अगर एक जो स्केल है इसका मास अगर m है, तो ये जो इसका जो वेट है ये इस 50 सेंटीमीटर वाले मार्क पे लगता है, इसका वेट जो है ये 50 सेंटीमीटर मार्क वाले पॉइंट पे लगता है, ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो सवाल क्या दिया है, सवाल क्या दिया है, ओके। सो सवाल दिया है, यूनिफॉर्म मीटर रूल रेस्ट हॉरिजॉन्टली ऑन ए नाइफ एज एट 60 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, बोल रहा है दैट एक मीटर रूल है, ठीक है। ये जो मीटर रूल है ये एक नाइफ है मान लेते हैं, ठीक है। इस नाइफ के एज पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। ये जो मार्क है 60 सेंटीमीटर है मार्क है, और ये 0 सेंटीमीटर मार्क है, और ये 100 सेंटीमीटर मार्क है मान लेते हैं, ठीक है। पहले मास, ओके, ये रेस्ट कभी करे, ओके, ये मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर मार्क है, ठीक है। तो इधर ये रूलर का मास mg लग रहा होगा, मास मान लेते हैं इस रूलर का मास m है, तो इधर mg लग रहा होगा 50 सेंटीमीटर मार्क पे, ठीक है। ओके, व्हेन अ मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एट व्हिच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड, ठीक है। 10 ग्राम मास को किधर सस्पेंड करना है, तो सवाल क्या है कि 60 सेंटीमीटर पे इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो ये जो मास का जो रूल है उसकी वजह से जो इधर इस डायरेक्शन में क्या है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहा है, ठीक है। तो 10 ग्राम के मास को हमें एक एंड में लगाना है, या तो 0 पे लगाएंगे या 100 पे लगाएंगे। अगर हमने इधर लगा दिया तो टॉर्क कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, ये इस टॉर्क को बढ़ाएगा ना कि कैंसिल करेगा, ठीक है। तो इधर हम नहीं लगाएंगे, तो हम किधर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इस एंड पे लगाएंगे, 100 वाले एंड पे लगाएंगे, ठीक है। 100 वाले एंड पे हमने क्या लगाया, 10 ग्राम वेट लगाया, ठीक है सर, 10 ग्राम वेट लगाया, ठीक है, 10 ग्राम फोर्स वेट लगाया, सॉरी, अगर वेट की बात करें तो 10 ग्राम फोर्स हमने जो है वेट को लगाया, ठीक है सर। ओके, देन सवाल पूछ रहे हैं व्हाट इज द मास ऑफ द रूल। मास ऑफ द रूल कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाकर। प्रिंसिपल मोमेंट क्या बोलता था, अगर एक बॉडी इक्विलिब्रियम पे है तो नेट टॉर्क जो है वो 0 होगा उस पे, यानी कि क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो मैं इस रूलर के मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम लेता हूँ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्राम लेता हूँ। तो इस mg की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर लग रहा हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, m ग्राम फोर्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर mg की जगह इसे वेट में कन्वर्ट कर दिया m ग्राम फोर्स लिख के, ठीक है। अब ये जो मास m है वो अगर आएगा तो उसका वैल्यू जो आएगा वो ग्राम में आएगा, ठीक है सर। ओके, अब सॉल्व करते हैं इसे। तो सॉल्व कैसे करते हैं इसे, लगा के प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट आपको लिखना होगा बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है, जो लिखना होता है आपको, ठीक है। तो अगर हम टाउ एंटी क्लॉकवाइज की बात करें वो कितना आएगा, ये डिस्टेंस जो है ये 10 है, ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो 10 है, तो कितना आएगा, m ग्राम फोर्स इंटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, यूनिट लिख के आना है आपको, ठीक है। और टाउ क्लॉकवाइज जो है वो कितना आएगा, 10 ग्राम फोर्स इंटू ये जो डिस्टेंस है ये कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, 60 से 100 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर जी ग्राम फोर्स कट गया, ठीक है। और जो मास है ये 10 से 10 भी कट गया, तो जो मास है ये आया 40। ये दोनों बराबर होंगे ना, टाउ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ठीक है। तो मैंने पहले से बताया था जो मास है वो ग्राम में आएगा, ठीक है, ग्राम में आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने mg की जगह मास को जो है m ग्राम फोर्स लिख लिया, ठीक है, तो मास जो है वो ग्राम में आएगा, ठीक है सर। फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट भी हो गया, थर्ड देखते हैं। द 10 ग्राम मास इज नाउ शिफ्टेड टू 90 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है सर। 10 ग्राम मास को जो है हमने 100 से जो है 90 सेंटीमीटर मार्क पे हमने ले आया। इन विच डायरेक्शन वाज द नाइफ एज टू बी शिफ्टेड टू मेक दिस रूल हॉरिजॉन्टल अगेन, ओके। तो हमने जो है इस 10 ग्राम वाले मास को हमने इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, 90 सेंटीमीटर मार्क पे। तो ये जो नाइफ है हमें किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा कैसे देखेंगे,
हम इसे ऐसे देखेंगे दैट दैट जो है यहाँ पर जो है क्या हुआ, जो क्लॉकवाइज मोमेंट था अपना, जो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स था, जो क्लॉकवाइज टॉर्क था, वो थोड़ा सा घट गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि पहले 40 था, इसे हमने 30 कर दिया। ठीक है, घट गया। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज भारी पड़ रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज को घटाना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज को कैसे घटाएंगे? जो नाइफ है इसे इस डायरेक्शन में शिफ्ट करके, इस डायरेक्शन में जब हम नाइफ को शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द लेफ्ट, जब हम इसे शिफ्ट कराएंगे तो इसका जो 10 सेंटीमीटर था उसे वो थोड़ा सा घट जाएगा, वो घट जाएगा और हमें जो जो रूल है वो फिर से बैलेंस कर देगा। तो थर्ड क्वेश्चन ये था, किधर हम इसे शिफ्ट कराएंगे, तो हम इसे लेफ्ट को शिफ्ट कराएंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वो उनको सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल क्या बोल रहे हैं। सवाल बोल रहा है ये दैट ओके, इन द डायग्राम इन फिगर इट शोस अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ठीक है, वेइंग 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, ओके, इसका वेट दे दिया डायरेक्टली 100 ग्राम फोर्स। ठीक है, इज पाइवटेड एट अ पॉइंट ओ। ठीक है, टू वेट्स 150 ग्राम फोर्स एंड 250 ग्राम फोर्स हैंग फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑफ द मीटर रूल सच दैट ओ ए जो है ये 40 सेंटीमीटर होगा एंड ओ बी जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। कैलकुलेट द टोटल। ओके, तो यहाँ पर किस मार्क पे दिया है, किस मार्क पे 150 और 250 ग्राम फोर्स दिया है वो नहीं दिया है, बस फलक्रम से डिस्टेंस दे दिया। हमारे लिए और भी अच्छा है। ठीक है, ओके, तो द टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट हो, तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये वाला। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज कितना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कितना होगा 150 ग्राम फोर्स इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना होगा 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट हो, इस ओके अबाउट टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज कितना होगा 250 इंटू ओ से इस ये वाला डिस्टेंस कितना है 20, कितना आएगा 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। यूनिट का ध्यान रखना है, यूनिट को लिख के आना है। ठीक है, ओके ओके। थर्ड बिट क्या दिया है? थर्ड बिट दिया है डिफरेंस ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मोमेंट। क्या ये सवाल पूछ रहा है? डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, डिफरेंस जैसे कि लेना हमें नहीं आता, क्या आएगा 6000 माइनस 5000 ग्राम फोर सेंटीमीटर। ठीक है, किस डायरेक्शन में? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भारी है, एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, तो इन 10,000 ग्राम फोर सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ओके। द डिस्टेंस फ्रॉम ओ वेयर 100 ग्राम फोर्स वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। ओके, जो डिफरेंस है इसका मतलब क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ज्यादा है, यानी कि जो रूल है वो एंटी क्लॉकवाइज की तरफ मुड़ना चाहता है। ठीक है, मुड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज की तरफ डायरेक्शन में। ठीक है, तो सवाल ये पूछ रहा है दैट 100 ग्राम फोर्स वेट को हम कहाँ लगाए, वेयर इट शुड बी प्लेस्ड। ठीक है, वो डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ओ सो दैट जो वेट है शुड बी जो मीटर रूल है वो फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, ओके, तो इसको किधर प्लेस करेंगे? ओके, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज भारी है तो मैं मान लेता हूँ इससे कुछ इधर हम प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, इस साइड पे जैसे कि ऐसे टॉर्क है। ठीक है, इधर मान लेते मैंने 100 ग्राम फोर्स का जो वेट है उसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब हम नया इक्वेशन क्या लिखेंगे, इससे मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, डिफरेंस था वो 1000 ग्राम फोर्स का था ना। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर दोबारा से सारे इक्वेशन को ना लिख के मैंने ये पढ़ा दैट मेरा ये है दैट जो डिफरेंस था वो 1000 ग्राम फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज का था। अगर मैं 1000 ग्राम फोर्स क्लॉकवाइज ले आऊं तो मेरा काम बन गया। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, 1000 ग्राम फोर्स का क्लॉकवाइज लेना है। ठीक है, टाउ क्लॉकवाइज हमारा 1000 ग्राम फोर्स का होना चाहिए, सॉरी 1000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर का होना चाहिए। ओके, कैसे होगा? ठीक है, टाउ क्लॉकवाइज कितना है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? ठीक है, कितना है? पहले तो ये 250 वाले के लिए कितना आएगा 250 इंटू 20 सेंटीमीटर, और ये वाला डिस्टेंस में डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस डी ले लिया मैंने। ठीक है, इंटू 20 प्लस 100 ग्राम फोर्स इंटू डी। ठीक है, बराबर 1000। ओके, तो 250,000 5000 प्लस 100D बराबर 1000। ठीक है, बराबर 1000। ओके, तो 100D जो है वो बराबर आता है
1000 माइनस 4000, ठीक है। ओके, तो डी जो है ये कितना आता है, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। नेगेटिव को इग्नोर कर सकते हो क्योंकि क्लॉकवाइज हमने निकाला है, ठीक है, तो इस वजह से है। और डिफरेंस जो है, डिफरेंस तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया डिफरेंस, तो साइन को आप इग्नोर कर सकते हो, साइन में कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो डी जो है वो कितना आया, ठीक है, 5000 उधर गया, ठीक है, तो 100 डी इक्वल्स टू इतना 4000, तो डी आ गया 40 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये डी कितना होगा, 40 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है सर। तो सवाल होता है सॉल्व। ओके, और एक बहुत बड़ा चंक अपना खत्म होता है, इक्विलिब्रियम अपना खत्म होता है, और इसी के साथ ही हमने बहुत सारे जो सवाल है उनको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बहुत सारे सवाल को जो हमने सॉल्व कर दिया। अब आगे देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है और सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या डिफरेंस होता है उसे हम देखते हैं, ठीक है, उसे हम देखते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मान लेते हैं, ठीक है, मेरे पास एक ओके, तो मैं सिंपल एक लेमैन लैंग्वेज में बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, तो मैं इस रॉड को मैं अगर एक मिडिल वाला पॉइंट है, ठीक है, ये अपना रॉड का मिडिल वाला पॉइंट है, अगर मैं इस मिडिल वाले पॉइंट पे अगर इस रॉड को पकड़ूं तो ये जो रॉड है ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है या फिर सेंटर ऑफ मास कहलाता है, ठीक है। ओके, ये ऐसा पॉइंट है जिसपे कि ये जो रॉड है इसका पूरा मास इज सपोज टू बी कंसेंट्रेटेड। ये लेमैन लैंग्वेज का डेफिनेशन है। हम थोड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो हम जो है उसका एक्चुअल मीनिंग समझते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, मान लेते हैं ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्री शेप का बॉडी है, ठीक है। ओके, ये जो बॉडी है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना है, ठीक है। हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, जैसा ओके। इसका वेट मान लेते हैं W1, W2, W3, W4, W5, ठीक है, W6, W7, W8, ठीक है, W9, W10, ठीक है, 10 पार्टिकल, ठीक है, 10 पार्टिकल के सारे वेट है। ओके, ये जो वेट है ना, ओके, वेट लगा कौन रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा कौन रहा है, अर्थ लगा रहा है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू अर्थ, ठीक है। इसलिए जो फोर्सेस हैं ये पैरेलल लग रहे हैं, सारे ये जो फोर्सेस हैं एक दूसरे के पैरेलल लग रहे हैं और नीचे लग रहे हैं। मान लेते हैं ये अर्थ है और एक बॉडी कुछ ऐसे बहुत बड़ा है, अर्थ से बहुत बड़ा है, मतलब अर्थ के साइज के कंपेरेबल है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है इस पे फोर्स ओके टुवर्ड्स द सेंटर लगता है ना, सेंटर लगता है टुवर्ड्स अर्थ, ठीक है, तो कुछ ऐसा लगता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इस पे फोर्स ऐसा लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ये जो पॉइंट है इस पे फोर्स ऐसा लगता है। तो सारे फोर्सेस जो है वो पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो क्योंकि ये जो बॉडी जो जितने भी हम ऑब्जेक्ट से डील करेंगे वो अर्थ के कंपैरिजन में बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो सारे फोर्सेस जो है वो पैरेलली एक्ट करेंगे, ठीक है, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ठीक है सर, पैरेलल होंगे एक दूसरे के, समझ में आ गया। जो सारे फोर्सेस होंगे वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के, ओके। तो W1, W2, W3, W5 ऐसे बहुत सारे मतलब वेट लग रहे हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, ठीक है, तो उनमें फोर्स लग रहा होगा, ओके। तो मैं इन सारे वेट्स को अगर कंबाइन करके एक पॉइंट पे लगाऊं, ठीक है, एक पॉइंट पे मान लेते हैं ये अपना बॉडी है, इन सारे वेट्स को मैंने कंबाइन किया, ठीक है, और उसको बोल दिया मैंने W जो है वो W1, W2 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट होगा, ठीक है। इनको कंबाइन करके मैं अगर एक पॉइंट G मान लेता हूँ, उस पॉइंट पे लगाता हूँ, ठीक है, और कंबाइन करके मैंने लिख दिया दैट जो है ये है W है, ठीक है, तो जो वेट W एक्ट कर रहा है इस पर, ठीक है सर। तो ये जो G पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट होगा, इस पॉइंट का स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, इस पॉइंट का स्पेशलिटी ये है दैट ये जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं ना ये कुछ टॉर्क जनरेट कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं ये कुछ इस डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो ये G पॉइंट ऐसा होगा जिस पॉइंट के अबाउट जो ये वाला टॉर्क है और ये जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो टॉर्क है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। G के इस तरफ जो मास है और इस तरफ जो मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है, लेफ्ट वाला राइट वाला लेफ्ट वाला, ये जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है इसका टॉर्क और इसका टॉर्क दोनों कैंसिल हो जाएंगे अबाउट दिस पॉइंट G,
ठीक है, तो इस जी को ये बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस पॉइंट को ये बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? Center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moment, ठीक है, moments of weights, ठीक है, weight जो force है उसका जो moments है, algebraic sum of the moments of all the particle is zero, ठीक है, उस point के about जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होता है, ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। द एंटायर वेट ऑफ द बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी एट दैट पॉइंट, ठीक है, उसी पॉइंट पे ही हम जो है एंटायर वेट को हम सपोज करते हैं उस पॉइंट पे जो है एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब नोट में मैं आपको 3 नोट लिखा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला नोट क्या है? पहला नोट क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है शेप पे डिपेंड करता है, बट शेप पे डिपेंड करता है फॉर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? मान लेते एक रॉड है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर में होगा, ठीक है। पर ये जो रॉड है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर पे होगा। पर मान लेते मैंने यही रॉड लिया, यही शेप का रॉड लिया, और ये वाला पार्ट जो है ये मैंने आयरन का बनाया, और ये वाला पार्ट जो है ये मैंने प्लास्टिक का बनाया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अभी भी बीच में होगा? नहीं होगा बीच में, वो कुछ यहां होगा, ठीक है। ज्यादा मास वाले साइड पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट करता है, ठीक है। ज्यादा मास वाले साइड, जिधर मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तभी हम बोलेंगे दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिपेंड करता है शेप पे। दूसरा पॉइंट क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी और किस पे डिपेंड करता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो डिपेंडेंस तो हो गया। जो सेकंड पॉइंट है, ठीक है, डिपेंड तो सिर्फ शेप पे करता है। जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है? जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो मटेरियल में ही होगा, मटेरियल के अंदर ही होगा, उसका कोई नीड नहीं है उसको, ठीक है। जैसे कि डिस्क है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्क, ठीक है। अब इमेजिन भी कर सकते हो, डिस्क है, इमेजिन भी कर सकते हो डिस्क को अगर आपको पकड़ना है, ऐसे पॉइंट पे पकड़ना है जैसे कि वो डिस्क बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो किस पॉइंट पे पकड़ोगे? एकदम बीच पे रखोगे हाथ, इस पे एकदम बीच पे रखोगे, उसके ऊपर डिस्क रखोगे, ठीक है। तो सेंटर, उसका जो सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर है, वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, ठीक है। तो ये डिस्क है, इसके मटेरियल के अंदर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन अगर मैं रिंग लेता हूँ, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, ठीक है, तो इस यहाँ पर मटेरियल है, ठीक है, अंदर मटेरियल नहीं है रिंग का, ठीक है, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो अंदर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो अंदर है। यानी कि मटेरियल से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मटेरियल के अंदर ही हो, मटेरियल अगर नहीं भी हो तब भी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हो सकता है वहां पर, ठीक है। ओके सर, जो अपना थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है दैट अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, तो मैं उस बॉडी को एज अ पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो मेरे पास अगर एक बॉडी है, मान लेते हैं डिस्क है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ एक पॉइंट से, ठीक है, और वो पॉइंट कौन सा होना चाहिए? वो पॉइंट होना चाहिए उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन किसका लेंगे? अगर एक बॉडी मान लेते हैं जो है मूव कर रहा है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट का हो सकता है, मान लेते हैं हो सकता है एक्सेलरेशन सेम ना हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हम किसका लेंगे? सेंटर ऑफ मास का लेंगे, ठीक है। ये ध्यान में होना चाहिए बस। हम एक बॉडी को एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो कन्वर्ट करेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट होगा। अब देखते हैं डिफरेंस क्या है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, ठीक है। क्या है? ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अर्थ के लिए सेम है। अगर आप अर्थ पे हो तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपके लिए सेम है, ठीक है। बट मान लेते हैं ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है, कुछ ऐसा अर्थ है मान लेते हैं, ठीक है। और ओके, और आप अर्थ पे हो, ठीक है। अगर आप अर्थ पे हो तो आपके लिए जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। लेकिन मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक रॉड लिया जो कि अर्थ के कंपैरेबल साइज का है, ठीक है, अर्थ के कंपैरेबल साइज का है, ओके सर।
तो अगर आप इस पे देखोगे मान लेते ये वाला पॉइंट है, क्या आप समझ सकते हो दैट इस पॉइंट पे जो फोर्स F लग रहा है और इस पॉइंट पे जो फोर्स F लग रहा है, दोनों डिफरेंट हो गए। क्यों? क्योंकि इसका रेडियस अगर R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो R2 क्योंकि बड़ा है R1 से, तो फोर्स जो है वो कम लग रहा होगा, यानी कि इधर फोर्स जो है वो कम लग रहा होगा, ठीक है, और इधर फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है, इधर फोर्स जो है वो ज्यादा लग रहा होगा। इस वजह से जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहीं, वो बीच में नहीं होगा, वो कुछ मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है, वो मान लेते हैं कुछ यहाँ होगा। यानी बेसिकली पॉइंट क्या है, वेट जो है वो डिफर कर जाएगा, ठीक है, तो वेट जो है वो डिफर कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा, ठीक है। अगर अर्थ से हमने अर्थ कंपैरेबल मास का हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, तो क्योंकि हर एक पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग होगा, तो जो वेट है वो अलग अलग लगेगा, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर पे नहीं होगा, जहां होना चाहिए वो वहां नहीं होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है वो वही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा पॉइंट जिधर जिस पॉइंट पे जो टोटल मास है, टोटल मास ऑफ द बॉडी जो है वो सपोज टू लाई करता है, ठीक है। तो इसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मास में ग्रेविटी का क्या रोल आता है? बट वेट, जब हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं तब हम वेट को कंसिडर करते हैं, लेकिन वेट में जो है ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस आता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में होगा, लेकिन जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा सा शिफ्टेड होगा, ठीक है। तो वैसे अगर हम मून की बात करें, तो मून का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग पॉइंट पे है, ठीक है, अलग अलग पॉइंट पे, ठीक है, जाहिर सी बात है, ठीक है, क्योंकि मून के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का जो वेट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है, हर एक पॉइंट का जो वेट है वो डिफरेंटली एक्ट कर रहा होगा, ठीक है सर, ओके। तो ये जो पार्ट है, ये जो स्लाइड है, इसको मैं एक्चुअली बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेन वीडियो में जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आ गया था, ठीक है, इस वजह से मैं इसे दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस स्लाइड को। तो क्या है इसमें इसमें हम ये देखने वाले हैं दैट इन डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास अगर ये रॉड है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एकदम सेंटर पे है, ठीक है। ये मेरे पास मान लो एक सॉलिड स्फीयर है या फिर होलो स्फीयर है, तो इसके भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड है। अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, अगर मेरे पास एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो एक्सिस है उसके सेंटर पे, सिलेंडर के एक्सिस के सेंटर पे जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड है, ठीक है, ओके। ये जो है ये मेरे पास एक सॉलिड कोन है, ठीक है। तो सॉलिड कोन का ये बेस है, ठीक है, बेस है। तो इस बेस से h/4 हाइट पे अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड है, ठीक है। अगर ये कंप्लीट हाइट h है, तो h/4 हाइट पे लोकेटेड है, ठीक है। और मेरे पास अगर होलो कोन है, होलो कोन, ठीक है, सेकेंड, मेरे पास अगर एक होलो कोन है, होलो कोन, तो ये उसका बेस है, कंप्लीट हाइट h है, तो इसका h/3 हाइट पे जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोकेटेड है, ठीक है, ओके। अब ये जो है मेरे पास डिस्क रिंग है, तो इस रिंग के सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मेरे पास अगर डिस्क है, तो डिस्क के भी ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, ओके। अगर मेरे पास एक ट्रायंगुलर लैमिना है, ट्रायंगुलर लैमिना है, तो उसके सेंटेरॉइड, सेंटेरॉइड एक पॉइंट होता है, ठीक है, सेंटेरॉइड, जिसे हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सेंटेरॉइड क्या है? बेसिकली मीडियंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। मीडियन यानी कि ये मान लेते हैं मीडियन है, ठीक है, ये पहले लाइन का, पहले साइड का मीडियन, दूसरे साइड का, और ये तीसरे साइड का, ठीक है। तो तीनों साइड के जो मीडियंस हैं वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, उसी पॉइंट को हम सेंट्रॉइड कहते हैं, और उसी सेंटेरॉइड पे ही जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, ओके, ये हो गया। अब अगर एक पैरेललोग्राम है या फिर कोई भी रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है, ओके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया खत्म, ओके। अब देखते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लैमिना, ठीक है। लैमिना मतलब एक प्लेन सरफेस, ठीक है, एक पतला सा सरफेस को हम लैमिना बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इरेगुलर बॉडी है, इस इरेगुलर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम बोलते हैं, प्लम लाइन बोलते हैं, ठीक है। एक धागे से हमने एक लोहे का एक एरो अटैच कर दिया,
ठीक है, ओके ओके। तो कैसे होगा? तो कैसे होगा? ओके, तो एक कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। मान लेते हैं मैंने इसको जो है इधर पाइवट कर दिया, ठीक है, पाइवट कील ठोक दिया इधर इस पे, ठीक है, और इसको छोड़ दिया। तो ये जो है ये पहले थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा और ऑसिलेट करते करते रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पे आया, जब ये रेस्ट पे आया, ठीक है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये जो लाइन मैंने बनाया पाइवोटेड पॉइंट से जो हमने लाइन बनाया, इस लाइन पर कहीं पर होगा, मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है, इस लाइन पर कहीं पे होगा, कहीं पर भी हो सकता है, लेकिन इस लाइन पे होगा, यानी कि पाइवोटेड पॉइंट के नीचे होगा, पाइवोटेड पॉइंट के जस्ट नीचे होगा, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पे, पाइवोटेड पॉइंट के नीचे होगा ये पॉइंट, हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे होगा पाइवोटेड पॉइंट के, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब इरेगुलर लाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लेते हैं पहले हमने इस पॉइंट पे कील ठोका, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैंने ए बोला, मैंने यहाँ पर कील ठोका, ठीक है, फिक्स कर दिया, इसे ऑसिलेट होने दिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, और एक जगह पे वो रेस्ट पे आया, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको मैंने इधर लगा के रखा, इधर लगा के रखा, और ये इधर से एक ये वाला एरो जो है कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है, प्लम लाइन से बोलते हैं, कुछ ऐसा रहेगा एरो, ठीक है, ओके। और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ठीक है, हमने इसे बना दिया, ठीक है। दूसरी बार क्या किया हमने, दूसरी बार जो है हमने कुछ यहाँ कील ठोका, ठीक है, इस पॉइंट को बी बोल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर कील ठोक। अब जो है फिर से ये ऑसिलेट करेगा, थोड़ा ऑसिलेट करके रेस्ट पे आएगा, ठीक है। फिर से हमने क्या किया, लाइन खींचा, ठीक है, लाइन खींचा। तीसरी बार क्या किया हमने, एक सी पॉइंट पे जो है कील ठोका, ठीक है, ऑसिलेट करेगा और जो है ऑसिलेट करने के बाद जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से हमने लाइन खींचा, ठीक है, कुछ ऐसा। तो आप समझ सकते हो दैट ये जो बाइसेक्शन पॉइंट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, सॉरी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है यही होगा अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, यही होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, ठीक है, ओके। ये हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लैमिना। तो ऐसे ही हम इस प्लम लाइन मेथड से, ठीक है, जो है हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, ओके। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ज़्यादा हम बात ना करके हम सिंपल मुद्दे पे आते हैं डायरेक्टली। यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म क्या होता है, स्पीड यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होता। ज़्यादातर यूनिफॉर्म मोशंस में हम क्या बोलते हैं, दैट वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, बट इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हम यूनिफॉर्म किसे बोलते हैं, जिसमें स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है। एक्चुअल में तो यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड इसमें कांस्टेंट होता है, तो हम इसे यूनिफॉर्म बोल देते हैं, ठीक है, ओके। तो स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं होता है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वेलोसिटी क्या है, स्पीड ही तो है, वो कांस्टेंट है। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि हर एक इंस्टेंट पे जो बॉडी का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन है, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है, तभी तो वेलोसिटी चेंज होगा, एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, इसलिए हम बोलते हैं इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जो फोर्स इसे कॉज करता है, जो फोर्स, जिस फोर्स की वजह से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कोई नए तरह का फोर्स नहीं होता, ये हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, टेंशन फोर्स भी हो सकता है, कुछ भी फोर्स हो सकता है, ठीक है, जो कि सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, उसे हम बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब देखते हैं आगे, डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देखते हैं, ओके ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है वो अगर हम देखें, जो वेलोसिटी है वो चेंज करता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज करता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करता है। एक्सेलरेशन जो है ये होता है, एक्सेलरेशन होता है और वो चेंज भी करता है। क्यों चेंज करता है? एक्सेलरेशन का क्या चेंज करता है? डायरेक्शन चेंज करता है। पहली बार एक्सेलरेशन यहाँ था,
दूसरी बार इस डायरेक्शन में होगा, तीसरी बार इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा बेसिकली, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन भी चेंज करा है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज करा है, क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चेंज करा है यानी कि फोर्स भी जो है वो चेंज करा है, ठीक है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ठीक है। ओके, यूसीएम में जो है स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, और बाकी सब चेंज कर रहे होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर लीनियर मोशन में वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होता है, एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होता है, और फोर्स जो है वो भी जीरो होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है तो फोर्स भी जीरो ही होगा, ठीक है सब। ओके, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और इसमें जो डिफरेंस है वो आता है एग्जाम में, ठीक है, तो आपको ये समझना होगा, ठीक है। ओके ओके सर, अब देखते हैं। अब ये कुछ एग्जांपल है, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं। इधर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, तो इधर जो एफ सेंट्रीपिटल है वो है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये जो मून है ये अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो इधर जो जो फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ, जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। हैंडराइटिंग को इग्नोर कर सकते हो आप, ठीक है, थोड़ा गंदा हो रहा है, ज़्यादा ही पता है। ओके, मान लेते हैं मैंने यहाँ पर एक रस्सी को टाई किया और ये जो पत्थर है इसको मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे सर्कल में घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं सर्कल में, तो इधर जो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, ये होगा अपना टेंशन फोर्स, ठीक है, टेंशन फोर्स। तो ये टेंशन फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके ओके, तो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमने अभी भी देखा, सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लग रहा है। सेंट्रीपिटल का मतलब है, पिटल का मतलब है लविंग, ठीक है, सेंटर लविंग फोर्स जो है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सूडो फोर्स है, जो जिसे हम देखेंगे आगे, ठीक है, क्या सूडो फोर्स हम बोल रहे होते हैं, समझ में नहीं आता सूडो फोर्स, ठीक है, लेकिन आज हम इसे समझने वाले हैं, ठीक है। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो फोर्स सेंटर में लग रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है हमेशा, टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। ये फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है जो कि बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है सर, बॉडी के डायरेक्शन को चेंज करता है। इसका वैल्यू क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो वैल्यू है वो आता है mv²/r, ठीक है। अगर एक बॉडी है जो कि r रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है और इस बॉडी का वेलोसिटी जो है अगर वो v है, जो बॉडी का वेलोसिटी है वो अगर v है और स्पीड है, स्पीड है, ठीक है, जो v है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बोल सकते हो कुछ भी, तो जो एफ सेंट्रीपिटल है वो है mv²/r, जहाँ पर v क्या है, स्पीड है, और v स्पीड है, m जो है वो मास ऑफ द बॉडी है, और r जो है वो रेडियस ऑफ द बॉडी है, ठीक है, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट है, जिस ऑर्बिट में वो मूव कर रहा है, ठीक है, mv²/r। एक सेकंड, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। ओके, हो गया। तो ये था सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, ये था सेंट्रीपिटल फोर्स जो कि है mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा वही, m को हटा दो क्योंकि f/m ही होता है एक्सेलरेशन, तो का v²/r। इसका डेरिवेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है डेरिवेशन, ठीक है। अब देखते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। तो जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ना वो सूडो फोर्स था, ठीक है। तो ये सूडो फोर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, सूडो यानी कि फेक, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था ना वो फेक फोर्स था, ठीक है। तो फेक फोर्स क्यों, इसलिए फेक फोर्स, ओके, फेक फोर्स का मतलब क्या है, ओके, पहले इसे हम समझते हैं, ठीक है। ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों, ठीक है। आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होगा इसको समझने के लिए क्लास 10 में, क्योंकि क्लास 10 में इसे बताया नहीं जाता है, ठीक है, बस बताते हैं कि याद कर लो, क्लास 11 में इसको आप पढ़ोगे क्लास 11 में, लेकिन मैं अभी आपको समझाता हूँ ये क्या है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है, ठीक है। इस लिफ्ट में मैंने एक स्प्रिंग लगाया और इसमें एक मास m लगाया, ठीक है। जो स्प्रिंग है ये थोड़ा खिंच गया होगा मास m की वजह से, ठीक है सर, ओके। और ये जो लिफ्ट है ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ओके सर।
ओके, ठीक है, बढ़िया। अब आप जो है आप इधर से जो है देख रहे हो इस लिफ्ट को, ठीक है, आप ऑब्जर्वर हो, ठीक है, आप इस लिफ्ट को देख रहे हो, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है सर, ओके। अब अगर आप इस मास m का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? एक फोर्स तो लग रहा है mg, दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, टेंशन लिख सकते हो इसे आप, टेंशन, दूसरा फोर्स लग रहा है टेंशन, क्योंकि स्प्रिंग खिंचा हुआ है, ठीक है, जितना खिंचा हुआ होगा उतना ज्यादा टेंशन लगेगा, ठीक है। तो आप इक्वेशन क्या लिखोगे? आप लिखोगे टेंशन माइनस एम जी बराबर एम ए, फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखोगे आप, ठीक है, सिंपल इक्वेशन लिखोगे। अब आप किधर हो? आप ग्राउंड पे हो, ठीक है, बाहर हो, ठीक है, आप इनर्शियल फ्रेम में हो, आप इनर्शियल फ्रेम में हो, ठीक है। आप खुद एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो, आप इनर्शियल फ्रेम में हो, लेकिन अब आप जो है आप यहां आके बैठ गए लिफ्ट पे, आप जो है यहां पर लिफ्ट पे आके बैठ गए, ठीक है। आप अभी जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गए। अभी आपके पास आप खुद एक एक्सेलरेशन ऐसे मूव कर रहे हो आगे, ठीक है, खुद एक एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो आप जो है आप इनर्शियल फ्रेम में नहीं हो, ठीक है, आप इस लिफ्ट के अंदर आ गए। अब आप इस मास को देख रहे हो, अब आपके लिए ये जो मास है ये तो रेस्ट पे है। आप अगर आप अब अगर आप एक लिफ्ट में हो, ठीक है, और आप देख रहे हो लिफ्ट में आसपास अगर एक मान लेते फैन लगा हुआ है, क्या आपके लिए जो फैन है वो ऊपर जा रहा है क्या? लिफ्ट तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आपके लिए जो फैन है वो तो रेस्ट पे है, ठीक है। तो आपको जो है ये जो एम मास है वो रेस्ट पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाओगे? ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी, और ये रेस्ट पे, एक्सेलरेशन इसका जीरो है, टेंशन माइनस एम जी बराबर जीरो, टेंशन बराबर एम जी। तो आप बोलोगे टेंशन क्यों लग रहा है? क्योंकि खिंचा तो आपको तो खिंचा हुआ उतना दिखेगा, ठीक है, तो जितना ज्यादा खिंचता है उतना ज्यादा तो टेंशन लग रहा है, ठीक है। तो टेंशन बराबर है एम जी के, ओके, एक सेकंड, टेंशन है वो बराबर है एम जी के, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये जो दोनों इक्वेशन है ये तो गलत हो गया, दोनों इक्वेशन तो सेम नहीं है, ठीक है। क्या न्यूटन को हमने गलत प्रूफ कर दिया इससे? तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, न्यूटन के जो लॉस है वो इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड होते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जो है वो न्यूटन के लॉस वैलिड नहीं होते। तो उनको वैलिड कराने के लिए हम एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं हम? जो है जुगाड़ क्या लगाते हैं हम एक फेक फोर्स लगा देते हैं मास पे। अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में अंदर आ गए गलती से, तो हम क्या करते हैं? एक फोर्स लगाते हैं। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? एफ सूडो फोर्स, ठीक है, सूडो फोर्स बोलते हैं। तो जो सूडो फोर्स है इसका वैल्यू क्या आता है? उसका वैल्यू आता है जिस मास को हम देख रहे हैं, ठीक है, मास m इंटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर भी आप बोल सकते हो, ऑब्जर्वर्स फ्रेम, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर्स फ्रेम, ठीक है। तो ये आता है सूडो फोर्स का वैल्यू। तो अभी इस केस में ओके, और जो डायरेक्शन है वो अपोजिट लगता है टू द डायरेक्शन ऑफ, मतलब इसके एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम के डायरेक्शन का अपोजिट लगता है। तो इधर आप एक माइनस लगा दो, ठीक है, इसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। तो अभी ये जो ऑब्जर्वर है ये इस डायरेक्शन में कुछ ए एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो अभी इस मास m पे जो सूडो फोर्स लगाएंगे हम कैसे लगाएंगे? हम कुछ ऐसे लगाएंगे, m इंटू ए, ऐसे लगाएंगे। तो अभी अगर आप इक्वेशन लिखो तो t बराबर एम जी प्लस एम ए लिखोगे, क्योंकि इसके लिए तो ये रेस्ट पे है, ठीक है। तो हमने ये जो एम ए ऐड किया हमने इस न्यूटन के लॉ को करेक्शन करने के लिए लगाया, करेक्ट किया हमने, ठीक है, न्यूटन के लॉ को हमने करेक्ट किया, बेसिकली इक्वेशन को करेक्ट किया, ठीक है, ओके। तो इधर से अगर आप देखोगे टी माइनस एम जी अगर आप करोगे तो एम ए आएगा जो कि इसके बराबर आता है, ठीक है। तो हमने क्या किया? नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम दोनों में ही न्यूटन के लॉ को वैलिड करा दिया, ठीक है। तो उसे ही हम बोलते हैं सूडो फोर्स। तो अपना जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, वो क्या है? ठीक है, वो क्या है? मान लेते हैं हम जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो आप सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे तो उसमें ग्रेविटी भी आएगा, ठीक है, तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहता है। तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कल में हम मूव कर रहे हैं, ओके, एक सेकंड सॉरी,
हाँ जी, तो सर्कल में हम मूव करें, ठीक है, कुछ ऐसा। ओके, तो अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। अगर मैं बाहर से देख रहा हूँ तो अगर मैं अंदर बैठ के अंदर चला गया अगर मैं अंदर चला गया तो मुझे ये जो बॉडी है ये तो रेस्ट पे दिखेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं अंदर गया तो मुझे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, कैसे लगाना पड़ेगा? इसका जो मास m है, ठीक है, जिसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ, और इसका जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल, इस एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं एफ सेंट्री अभी ये जो सूडो फोर्स लगेगा, एफ एस सूडो फोर्स लगेगा, इसे हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डायरेक्शन क्लियर हो गया? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। डायरेक्शन कौन सा होगा? अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, अपोजिट टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अवे लगता है, ठीक है। तो जब हम अंदर बैठेंगे, जब हम इनर्शियल फ्रेम के अंदर नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, ठीक है, तभी हम सूडो फोर्स को लगाएंगे और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लगाएंगे, ठीक है। जब तक हम बाहर है तब हम सेंट्रीपिटल फोर्स से ही डील कर रहे होंगे, ठीक है। जब हम अंदर जाएंगे तो जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे हम बराबर बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो अंदर वाला बंदा है उसे तो वो रेस्ट पे ही लगेगा, ठीक है। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो भी सेम होगा, ठीक है, जब हम अंदर जाएंगे तो, ठीक है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था। अगर आप अभी सोचोगे दैट अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा कुछ होता नहीं, तो जब हम ऐसे घुमा रहे, मान लेते हैं एक कोई भी स्टोन को घुमा रहे होते हैं, तो जब हम उसे छोड़ेंगे वो बाहर की तरफ जाता है। अगर बाहर की तरफ कोई फोर्स है नहीं तो वो बाहर की तरफ क्यों जाता है? तो इसका रीजन ये है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, ठीक है। जो वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में जाना जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इसे इधर लेके छोड़ दूं तो वो बेसिकली इस डायरेक्शन में जाना चाहता था, ठीक है, तो इधर जाके गिरेगा, ठीक है। डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा ड्यू टू इनर्शिया। कोई एक्सटर्नल और एक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाम का एक्ट कर रहा है, इस वजह से नहीं, बिकॉज ऑफ इनर्शिया जो है ये मूव करके कुछ टेंजेंशियली गिरेगा, ठीक है, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना कॉन्सेप्ट है, कोई और टॉपिक तो नहीं है, तो बहुत कुछ हमने कवर कर लिया आज के वन शॉट में। तो इसी के साथ आज का हमारा जो वन शॉट है वो ख़त्म होता है। तो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, चैप्टर 1 के जितने भी सारे प्रॉब्लम्स है, मैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला एक सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें हम करेंगे। तो इसी के साथ खत्म होता है अपना वन शॉट। मिलते हैं अगले लेक्चर में।